Hi everyone. Today's topic is pathophysiology of hypertensive disorder in pregnancy. तो जो ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी है या फिर प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया क्लासिफिकेशन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको हम लोग बोलते हैं डिजीज ऑफ थ्योरीज। मतलब बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन क्या एक्चुअली में करेक्ट है नोबडी नोज। फिर ये दिस इज मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन सिंड्रोम, मतलब बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं इसमें और उनका फंक्शन डिसरप्ट हो जाता है। एग्जैक्ट एटियोलॉजी इज नॉट नोन, मतलब एग्जैक्टली क्या कारण है इसके होने का ये नहीं पता है। इंसाइटिंग ऑर्गन इज प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में भी क्या है, कोरियोनिक विलाई, मतलब डेफिनेटली प्लेसेंटा इसका कॉज है। प्लेसेंटा के जो कोरियोनिक विलाई हैं, इसीलिए हम लोग ने प्लेसेंटा सबसे पहले पढ़ा। कोरियोनिक विलाई क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, तो वो इसका कॉज है। नाउ फीटस इज नॉट एसेंशियल टू डेवलप, मतलब इंसाइटिंग ऑर्गन प्लेसेंटा के कोरियोनिक विलाई हैं, फीटस है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मोलर प्रेगनेंसी में, जो कंप्लीट मोलर प्रेगनेंसी होती है उसमें फीटस तो नहीं होता है लेकिन कोरियोनिक विलाई होते हैं, तो वहाँ पे इनफैक्ट प्री एक्लेम्शिया ज़्यादा होता है क्योंकि कोरियोनिक विलाई बहुत अबंडेंट नंबर में होते हैं। नीड नॉट बी इंट्रायूट्राइन, मतलब प्रेगनेंसी जो है जरूरी नहीं है कि इंट्रायूट्राइन हो तभी होगा। अगर सपोज एक्टॉपिक प्रेगनेंसी भी उस स्टेज तक पहुंच जाती है, आई मीन तब तक जब तक कोरियोनिक विलाई बन गए हैं, तो भी ये प्रेगनेंसी, ये हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी हो सकता है, क्योंकि फीटस इंट्रायूट्राइन है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता। प्लेसेंटा बन गया, कोरियोनिक विलाई बन गए, तो ये हो सकता है। अब ये किस में ज़्यादा कॉमन होता है, मोर लाइकली टू डेवलप इन वुमेन हु आर एक्सपोज टू कोरियोनिक विलाई फॉर द फर्स्ट टाइम। तो मतलब जो प्राइमी ग्रेविडा पहली बार जो प्रेग्नेंट हुए हैं जिसमें कोरियोनिक विलाई से एक्सपोजर फर्स्ट टाइम हुआ है, उनमें ज़्यादा होते हैं। एक्सपोज टू अ सुपर अबंडेंस ऑफ कोरियोनिक विलाई एज विद ट्विंस और हाइडेटिटी फॉर्म मोल, मतलब क्या है कि जहाँ पे कोरियोनिक विलाई बहुत ज़्यादा नंबर में है वहाँ पे ज़्यादा होगा। जैसे कि ट्विन ट्विन में दो प्रेग्नेंट प्लेसेंटा होंगे तो कोरियोनिक विलाई ज़्यादा हो जाएंगे। हाइडेटी फॉर्म मोल में जो कोरियोनिक विलाई होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया होती है, तो वहाँ पे भी कोरियोनिक विलाई ज़्यादा होते हैं, तो उनमें ज़्यादा होता है। Then having pre-existing conditions of endothelial cell activation or inflammation such as diabetes, renal और cardiovascular disease, आई मीन जो सिस्टमिक डिजीजेज हैं जिनमें कि बॉडी में एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन टाइप की कंडीशन डेवलप हो जाती है जो कि एंडोथीलियम की सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। इसका क्या मतलब है, ये मतलब एंडोथीलियम जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है एक तरीके से क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। लेकिन अगर एंडोथीलियम में कोई इंजरी हो जाए, जो वेसल की अंदर की लाइनिंग होती है उसे हम लोग एंडोथीलियम कहते हैं, तो वेसल के एंडोथीलियम में अगर कोई इंजरी हो जाए या फिर वहाँ कोई एंजाइमेटिक कैस्केड एक्टिवेट हो जाए तो क्या होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये चीज़ कहाँ पे ज़्यादा होती है, ये जो सिस्टमिक इलनेसेस होती है वहाँ पे ज़्यादा होती है। तो जब क्लॉट फॉर्मेशन होगा तो वो वेसल ब्लॉक हो जाएगी और उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसी को हाइपरटेंशन बोलेंगे हम लोग। देन जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड, मतलब अगर किसी फीमेल की फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, बहन, मदर, इन सब में हाइपरटेंशन प्रेगनेंसी में प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया जैसी कोई हिस्ट्री है तो वो फीमेल ज़्यादा प्रीडिस्पोज है हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी के लिए। उसके बाद क्या है, अब मेन जो इस सब चीज़ों के पीछे डेवलप होने के पीछे जो मेन कारण देखा गया कि क्या होता है प्लेसेंटल जो विलाय हैं, तो वो क्या करते हैं, डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन इन सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ये क्या होता है हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। इंक्रीज सर्कुलर प्रेशर सब्सटेंसेस, मतलब सर्कुलेटिंग प्रेशर सब्सटेंसेस, मतलब हमारी बॉडी जो ब्लड है उसमें कुछ प्रेशर सब्सटेंसेस है जो प्रेशर बढ़ाते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। डिक्रीज वेजो डायलेटर सब्सटेंसेस, जो वेसल को डायलेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो प्रेशर कम करते हैं तो उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। फिर इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी ऑफ वैस्कुलर सिस्टम टू
नॉर्मली सर्कुलेटिंग प्रेशर सब्सटेंसेस। फिर क्या है, कुछ जिनमें ये नहीं हुआ, मतलब प्रेशर सब्सटेंसेस नहीं बढ़े, वेजोडायलेटर नहीं घटे, नॉर्मल है उनकी कंसंट्रेशन प्रेशर सब्सटेंसेस की, लेकिन जो उनका वैस्कुलर सिस्टम है, जो वेसल्स हैं, वो उसी नॉर्मल कंसंट्रेशन के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गई, उनके रिसेप्टर ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो क्या होता है कि प्रेशर उतने ही प्रेशर सब्सटेंसेस पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और ये बेसिकली जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन से होता है। फिर लास्ट है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर किसी पेशेंट को बहुत स्ट्रेस में है किसी वजह से, या किसी वजह से फ्री रेडिकल्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो क्या होगा, एंडोथीलियम जो वेसल्स की है वो डैमेज होगी। एंडोथीलियल इंजरी की वजह से वहाँ पे कोआगुलेशन कैस्केड, एक कोआगुलेशन पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा, तो वेसल की थ्रोम्बोसिस हो जाएगी। प्लस वेसल की इंजरी की वजह से सब जो वाटर है वो लीक होने लगेगा, प्रोटीन वगैरह लीक होने लगेगी। तो ये बेसिकली 5 चीज़ें हैं जो हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और बार बार यही चीज़ों का रिपीटिशन आएगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से समझना है। अब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखना है, ये आप पहले प्लेसेंटा में भी देख चुके हैं, थोड़ा सा उसका नीचे मॉडिफाइड आगे का वर्जन है, पर फिर भी इसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है एंकरिंग विलाई। एंकरिंग विलाई क्या होते हैं, प्लेसेंटा के चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग। तो एंकरिंग विलाई की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, ये है साइटोट्रोफोब्लास्ट, उसके बाहर वाली है सिंसिचोट्रोफोब्लास्ट। फिर कुछ ट्रोफोब्लास्ट ये एंकरिंग विलाई से अलग होके डेसिडुआ विसालिस में आ चुके हैं। जिधर एंकरिंग विलाई अटैच्ड होते हैं, ये फीटस की साइड होती है, और उसकी जस्ट इमीडिएट यूट्रस की जो फर्स्ट लेयर है वो डेसिडुआ विसालिस है, उसके बाद मायोमेट्रियम लेयर है। तो जो साइटोट्रोफोब्लास्ट की सेल्स एंकरिंग विलाई से डिटैच होके डेसिडुआ बेसालिस में आ गए, इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा विलस ट्रोफोब्लास्ट। एक्स्ट्रा विलस मतलब जो विलाई से अलग हो गए हैं। फिर ये जो यूट्राइन आर्टरी की ब्रांचेज हैं, जो यूट्रस को एंड आर्टरी सप्लाई करती हैं, इनको बोलते हैं स्पायरल आर्टरीज, क्योंकि ये कॉइल्ड होती हैं, और ये इनकी लाइनिंग है स्पायरल आर्टरीज की। किसी भी वेसल की लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। फिर ये जो एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट आई, ये जो एंडोथीलियम है स्पायरल आर्टरीज की, इसको रिप्लेस करके खुद यहाँ पे बैठ जाती हैं। तो ये जो सेल्स हैं ट्रोफोब्लास्ट की, जो एंडोथीलियल सेल्स को रिप्लेस करके वहाँ पे आ गई हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोवेस्कुलर एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट, क्योंकि हैं तो ये एक्स्ट्राविलस, ये विलाई से अलग हो गए हैं। और जो विलाई से अलग होके अभी डेसिडुआ बेसालिस में ही है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट। तो ये क्या है, ये जो एक्स्ट्राविलस ट्रोफोब्लास्ट थी, इन्होंने इन्वेड कर दिया है स्पायरल आर्टरीज को, तो इसको इन्वेजन बोलते हैं। तो अर्ली प्रेगनेंसी में तो कहीं कुछ इन्वेजन नहीं है। फिर जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर जब एंड हो रहा होता है, तो उस समय सिर्फ डेसिडुआ बेसालिस तक ही ये इन्वेजन हो पाता है। फिर इनफैक्ट उससे थोड़ा ऊपर ही रहता है। फिर जैसे जैसे जेस्टेशन बढ़ता है, 16-18 वीक्स के आसपास ये मायोमेट्रियम के तक इन्वेजन आ जाता है, और लास्ट में फिर पूरा ही थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते पूरा सारे के सारे जो स्पायरल आर्टरीज हैं वो उनका इन्वेजन हो जाता है। तो बेसिकली जो ये सेकेंड वेव आती है, जो कि मायोमेट्रियम तक इन्वेट करती है पूरा डेसिडुआ बेसालिस और मायोमेट्रियम इंक्लूड करते हुए जो स्पायरल आर्टरीज हैं, तो वो डिफेक्टिव इसमें हो जाती है, आगे हम देखेंगे। तो सबसे रूट कॉज अगर कोई पूछे, एक सिंगल कॉज क्या है, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया या हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जितने भी हैं उनका, तो हम लोग बोलेंगे डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन। तो नॉर्मली जो पेशेंट नॉर्मल है, जिसको कोई हाइपरटेंशन नहीं, उसमें क्या होता है, अभी हम लोग जो डिस्कस कर लिए हैं उसी का रिवीजन है ये, इन्वेजन ऑफ एंडोवेस्कुलर ट्रोफोब्लास्ट इनटू द वॉल्स ऑफ स्पाइरल आर्टेरियोल्स, ये नॉर्मल होता है। तो ये 2 वेव्स में आया, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया। फर्स्ट वेव आती है एट 10 to 12 वीक्स, इन्वेट्स अप टू डेसिडुअल सेगमेंट ऑफ स्पायरल आर्टरीज। फिर सेकेंड वेव आएगी 16 to 18 वीक्स, ये अप टू मायोमेट्रियल सेगमेंट्स आती है। यहाँ पे एंडोथीलियल लाइनिंग एंड मस्कुलेचर, जो एंडोथीलियम के नीचे हल्का सा मस्कुलेचर होता है वेसल्स का, ये दोनों रिप्लेस हो जाते हैं बाय द
replaced by the ट्रोफोब्लास्ट एंड देयर इज फिब्रिनॉइड फॉर्मेशन। ये भी हम लोगों ने प्लेसेंटल बैरियर के टाइम पे पढ़ा था फिब्रिनॉइड क्या होता है, कैसे प्लेसेंटल बैरियर थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते बहुत ही थिन हो जाता है। तो अगर किसी को और डिटेल में जानना है तो वो प्लेसेंटा के लास्ट वाले पार्ट में जाकर के प्लेसेंटल बैरियर को पढ़ सकता है। उसके बाद क्या है, स्पाइरल आर्टेरियोल नाउ बिकम डिस्टेंडेड एंड फनल शेप्ड। ऐसे पहले ये कहाँ ऐसे क्वाइल्ड क्वाइल्ड थी और अब ये क्या है, फनल शेप्ड हो गई हैं। तो अब क्या होता है, ये जो पूरा सिस्टम है इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर हाई फ्लो सिस्टम। इसका क्या मतलब है, सपोज कोई पाइप आपके पास है और ऐसे क्वाइल्ड है, उसके थ्रू पानी यहाँ से यहाँ भेजना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, आपको यहाँ पे एक तो बहुत हाई रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आपको क्या करना है, प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो हाई रेजिस्टेंस है, हाई प्रेशर, उस पानी को आगे भेजने के लिए प्रेशर बहुत लगाना पड़ेगा, तो ये हाई प्रेशर हो गया। और इतना हाई प्रेशर लगाने के बावजूद भी हो सकता है कि इतना जितना आप चाहते हैं उतना पानी इधर ना आ पाए, तो फ्लो बहुत कम है। तो ये अभी यहाँ पे क्या था, ये है हाई रेजिस्टेंस हाई प्रेशर एंड लो फ्लो सिस्टम। अब यहाँ पे क्या है, इसका जस्ट उल्टा हो गया। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ही आपको प्रेशर, यहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा फील नहीं हो रहा है उस पानी के लिए, तो आपको ज़्यादा मेहनत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लगाना है, प्लस थोड़े से ही प्रेशर से ज़्यादा पानी इधर आ जाएगा। तो अब ये सिस्टम कन्वर्ट हो गया किसमें, लो रेजिस्टेंस लो प्रेशर एंड हाई फ्लो सिस्टम। तो बेसिकली जो सेकेंड वेव ऑफ ट्रोफोब्लास्टिक माइग्रेशन थी वो फेल हो जाती है, नहीं आ पाती है स्पाइरल आर्टरी जो ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन है। तो हाई रेजिस्टेंस हाई प्रेशर लो फ्लो सिस्टम मेंटेन रहता है। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो फीटो प्लेसेंटल यूनिट है उसको ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। तो अगर ब्लड फ्लो कम हो जाएगा तो फीटस को अगर कम ब्लड जाएगा और ब्लड के थ्रू ही सारा न्यूट्रिएंट्स भी उसको जाना है, तो क्या हो जाएगा, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, प्लस मदर की जो एंड ऑर्गन्स हैं उनको भी ब्लड फ्लो कम जाएगा, क्योंकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। उसकी वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन सारे ऑर्गन्स में डेवलप होने वाली है, वो आगे ऑर्गन सिस्टम में हम लोग देखेंगे। तो मदर के एंड ऑर्गन्स को भी ब्लड कम जा रहा है। तो बेसिकली डिफेक्टिव ट्रोफोब्लास्टिक इन्वेजन हम लोगों ने पढ़ लिया, प्लस उसके बाद हम लोग ने और जो 2-3 हेडिंग्स पढ़ी थी कि प्रेशर सब्सटेंसेस बढ़ जाते हैं, वेजोडायलेटर्स कम हो जाते हैं, सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है। तो ये क्या है, ये है कि जो एंजियोटेंसिन 2 है, एंजियोटेंसिन 2 बहुत ही पोटेंट प्रेशर एजेंट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में बढ़ जाती है किसी भी वजह से, नोबडी नोज क्यों, लेकिन ये देखा गया कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी की फीमेल हैं उनमें एंजियोटेंसिन 2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई है। फिर इंक्रीज वेस्कुलर सेंसिटिविटी टू एंजियोटेंसिन 2, प्लस वो फीमेल्स की जो वेसल्स हैं वो एंजियोटेंसिन 2 के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, जरा से एंजियोटेंसिन 2 आते ही प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है। देन इंक्रीज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर थ्रोम्बोक्सेन A2, तो जो ये थ्रोम्बोक्सेन A2 है ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब वेसल्स को सिकोड़ देता है, तो उसकी भी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो अगर किसी वेसल को आप उसको सपोज कोई पाइप है उसको पकड़ के आप दबा दे सिकोड़ दे तो क्या होगा, उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। Then increase inflammatory mediators like tumor necrosis factor alpha and interleukin 6। तो अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन होता है तो क्या होता है, एंडोथेलियल इंजरी होती है, वहाँ पे बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स की वजह से वेजोडाइलेटेशन भी हो जाएगा, बहुत सारा वाटर भी और बाकी फ्लूइड रिटेंशन हो जाएगा, प्लस कोआगुलेशन कैस्केड भी शुरू हो सकता है। देन इंक्रीज लिपिड मेटाबॉलिज्म दैट विल लीड टू ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो जब भी लिपिड फैट की मेटाबॉलिज्म होती है तो बहुत सारे ऑक्सीडेटिव एजेंट रिलीज होते हैं, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जहाँ भी होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जहाँ भी रिलीज होंगे तो क्या करेंगे, एंडोथीलियल सेल को डैमेज करेंगे, तो उसकी वजह से कोआगुलेशन कैस्केड शुरू होगा, वेसल के ब्लॉकेज हो जाएगी, वहाँ पे क्लॉट फॉर्मेशन हो जाएगा और जिस एरिया को सप्लाई कर रही होगी वो वेसल वहाँ पे इम्फाक्ट बन जाएगा। प्लस और क्या चीज़ हो रही होती है,
डिक्रीज एंजियोटेंसिनेज एक्टिविटी या प्लेसेंटा। नॉर्मली प्लेसेंटा क्या करता है, एक एंजियोटेंसिनेज एंजाइम सिक्रीट करता है जो कि जा करके इस एंजियोटेंसिन 2 को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर और प्रेगनेंसी वाली फीमेल में एंजियोटेंसिनेज की एक्टिविटी कम, कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो अपने आप ही एंजियोटेंसिन 2 बढ़ जाएगा। डिक्रीज वेजोडायलेटर प्रोस्टासाइक्लिन्स लाइक PGI2 एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रिक ऑक्साइड और PGI2 ये दोनों ही वेजोडायलेटर होते हैं, वो कम हो जाएंगे तो वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। देन डिक्रीज VEGF दैट इज वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। ये क्या होता है, एक माइटोजेनिक ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इसका काम होता है कि अगर कोई वेसल में इंजरी हो तो ये उसको रिपेयर कर दे। तो अगर इसकी कंसंट्रेशन घट गई है तो वेसल का रिपेयर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से यूट्रोप्लेसेंटल ब्लड फ्लो जो होता है वो रिस्टोर नहीं हो पाएगा, तो ये घट जाता है। तो अब ओवरऑल क्या हुआ, इम्बैलेंस हुआ बिटवीन वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड वेजोडायलेटर सब्सटेंसेस दैट विल लीड टू वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंड वेजोस्पैज्म दैट विल लीड टू हाइपरटेंशन एंड injury to the end organs and decrease blood flow to the placenta and the maternal organs। ये हम लोग क्यों हुआ अब कई बार बात कर चुके हैं। जस्ट लाइक दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो एंडोथेलियल इंजरी होगी, दैट विल लीड टू इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। इसका क्या मतलब है, जब भी एंडोथेलियल इंजरी होगी तो उसको आप समझ लीजिए कि जो पाइप आपके पास है उसमें छोटे छोटे छेद हो गए हैं, इंजरी हो गई मतलब छेद कर दिए, तो उससे क्या होगा, अंदर का पानी बाहर निकलने लगेगा, इसको हम बोलते हैं इंक्रीज्ड परमेबिलिटी। तो क्या होगा, लीकेज ऑफ फ्लूइड होगा, तो फ्लूइड जो होता है वो वैस्कुलर सिस्टम से निकल के बाहर आ जाएगा, तो फीमेल को पूरी बॉडी में सूजन आ जाएगी जिसको बोलते हैं एडिमा। प्लस प्रोटीन यूरिया, अब जो किडनी है उनकी जो वेसल्स है उनमें प्रोटीन का लीकेज होना शुरू हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो बॉडी का जो वैस्कुलर सिस्टम है उसका ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, इसकी वजह से और फ्लूइड का लीकेज होगा और एडिमा हो जाएगा। तो एक ये विशियस साइकिल सी बन जाती है। तो इसलिए ये इस तरीके से एडिमा डेवलप होता है, प्रोटीन यूरिया डेवलप होता है और बाकी चीजें आती हैं। अब इसके बाद हम लोग मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों ने आगे के सारे स्लाइड्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है। इसकी बेसिस पे आप किस ऑर्गन सिस्टम में, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही बात कर ली कि ये मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट डिजीज है, तो किस ऑर्गन सिस्टम में क्या डैमेज होना है, कैसे वो साइन सिम्टम्स आएंगे, उनमें क्या इन्वेस्टिगेशन कराई जाएंगी, ये बहुत इजीली आप लिख सकते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई थिंक दिस इज ऑल क्लियर। थैंक यू सो मच।